नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा का फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी भी फॉर्म भर चुके होंगे, सभी परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। तो आपको देखिए बाज़ार में बहुत से बाज़ारों किताब आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर डिसीजन करना है कि कौन सी किताब से पढ़ी जाए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए यहाँ पर जो विज्ञापन निकला हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको JCRT यानी जैक की जो किताब बनी हुई है उसी किताब को पढ़ना है। तो आप सभी JCRT जैक की किताब से तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो जिनके पास JCRT जैक की किताब है तो किताब से अवश्य पढ़ लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए हम यहाँ पर हर किताब को यानी JCRT का 6 to 10 तक का आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिल रहा है। तो आप सभी अगर चाहते हैं घर बैठे अच्छे से तैयारी हो और वहाँ पर जो है आपका अच्छे मार्क्स भी आए, कम प्रश्न पढ़ें और अधिक यहाँ से प्रश्न भिड़े, तो उसके लिए बस एक ही विकल्प है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। ठीक है, JCRT टेक्स्ट बुक या जैक का मॉडल पाठ्यक्रम को आप सभी यहाँ से देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। तो अभी देखिए इसकी कीमत 1,000 रुपये थी, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों के मांग को देखते हुए इसकी कीमत अभी 500 रुपये कर दी गई है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको जो है 100% पास होने की गारंटी रहेगी। तो आपको यहाँ पर सारा कुछ जो है आपकी सुविधा को देखते हुए सारा PDF, सारा नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ों की तैयारी आपको करवाई जा रही है, वो भी JCRT टेक्स्ट बुक से, जो कि आपको 100% भिड़ना ही है। यहीं से प्रश्न ज़्यादा करके आएगा। तो आप कहीं भी जुड़े हैं यहाँ से जुड़ने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। परीक्षा में 2 दिन भी समय बचा है तो नोट्स लेकर अवश्य पढ़ लीजिएगा। चले चलते हैं महत्वपूर्ण, हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं क्लास 6 का पार्ट 6। ठीक है, और ये विज्ञान सेशन का है। किसका है? विज्ञान सेशन का है। तो यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका GS सेशन के अंतर्गत काम करेगा, और यदि 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका गणित विज्ञान सेशन के अंतर्गत काम करने वाला है। तो दोनों ही शिक्षकों के लिए देखिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप दोनों शिक्षक जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करते रहिएगा। और यह कहाँ से लिया गया है प्रश्न? तो देखिए यहाँ पर यह JCRT किताब टेक्स्ट बुक का यानी जैक से जुड़ा हुआ किताब है। ठीक है, तो आप सभी इसको जरूर यहाँ पर बना लीजिएगा। सभी हैंड रिटन नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। जिनको भी अभी तक नहीं मिल पाया है वो अभी भी जुड़ करके यहाँ से हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सारी तैयारियाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको यहाँ पर, जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बांटना, अलग अलग करना, छांटना या वस्तुओं का समूहीकरण। ठीक है, जैसे आप कभी कभी बाजार में जाते हैं या घर में भी जाते हैं तो इस तरह का रेक हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं? रेक। इसमें मसालेदार चीज़ केवल रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे? फुट्टा वाली चीज़ें रहेगी, इसमें क्या रहेगी? जो है चावल की सभी सामग्री रहेगी, इसमें क्या रहेगी? तो सब्जी की सभी सामग्री रहेगी। ठीक है, तो ये समूहीकरण हो रहा है। ये सब्जी का समूहीकरण है, ये आपका खाद्य पदार्थ चावल का समूहीकरण है, सब तरह के चावल इसमें मिलेगा। तो इसको समूहीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? सबको अलग अलग समूह में करना समूहीकरण कहते हैं। तो इसको हम वस्तुओं का समूहीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पदार्थ जिन्हें हाथों से, अगला प्रश्न है, पदार्थ जिन्हें आसानी से हाथों से दबाया जा सकता है वे पदार्थ कहलाते हैं। बताइएगा जल्दी जल्दी। कठोर पदार्थ, कोमल पदार्थ, ठोस पदार्थ या गैस पदार्थ? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से हाथों से दबाया जा सकता है। तो जिसको आसानी से दबाया जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है? बताइए। वो कोमल पदार्थ होता है। जो कोमल पदार्थ होगा उसी को तो आसानी से हम दबा सकते हैं ना। कठोर पदार्थ को तो हम दबा नहीं सकते हैं, गैस पदार्थ को दबा नहीं सकते हैं, ठोस पदार्थ को दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कोमल पदार्थ वो कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ ही होगा, लेकिन कोमल पदार्थ होगा। जो कोमल पदार्थ होंगे उन्हें आसानी से हम हाथों से दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला है, वैसे पदार्थ जिन्हें हाथों से आसानी से नहीं दबाए जा सकते हैं उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं? कोमल, कठोर, द्रव या ठोस? ठीक है, जिन्हें हाथों से आसानी से नहीं दबाए जा सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं, देखिए, कठोर पदार्थ। और जिसको आसानी से हाथों से दबा सकते हैं उसको कहते हैं कोमल पदार्थ। ठीक है, चलिए आंसर मिलते जा रहा है। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ पानी में घुल जाता है, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, गैस में घुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं? ठीक है, तो जो पदार्थ जल में घुलेगा
उसको हम लोग कहेंगे जल में घुलनशील। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे जल में घुलनशील। क्लियर। अगला, जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसके लिए क्या होगा? जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील, वसा में घुलनशील, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उसको हम लोग कहते हैं जल में अघुलनशील। क्या कहते हैं? जल में अघुलनशील कहते हैं। ठीक है, नमक किस में घुल जाता है? बताइएगा, नमक किस में घुल जाता है? आया हुआ प्रश्न है आपका यहाँ पर जीएस का। तेल में, वसा में, जल में, या कोई नहीं। ठीक है, तो नमक किस में घुल जाता है बताइएगा? तो नमक जो है आपका घुलता है वो है आपका जल में। इसमें राइट आंसर जल में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला है, मिट्टी का तेल किस में घुलनशील है? बताइएगा, मिट्टी का तेल किस में घुलनशील है? जल में, पेट्रोल में, नमक में, या कोई नहीं? मिट्टी का तेल किस में घुलनशील है आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा। तो मिट्टी का तेल जो होता है पेट्रोल में घुलनशील है। इसलिए आप लोग बहुत बार अपने में बातचीत भी आप करते हैं कि पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाया हुआ है। ठीक है, तो मिट्टी का तेल मिला करके इसका क्या करता है, यहाँ पर मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये मिट्टी का तेल जो है आपका पेट्रोल में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कौन सी ऐसी गैस है जो जल में ज़्यादा घुलने वाली है और जल में सबसे ज़्यादा घुल जाती है? वो कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जल में जो सबसे घुलनशील गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। अब इसको बोले कि जल में ऑक्सीजन का पता कैसे चलता है बताइए हमको कि ये ऑक्सीजन है, घुलनशील है उसमें। तो देखिए जल में रहने वाले जितने जलीय जीव जंतु हैं, मछली जिसको आप देखते हैं, वो अपना जो है जल में रहती है। तो कैसे? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेती रहती है। इसका मतलब है कि जल में जो है ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, जिसके कारण जल में जलीय जीव जंतु जीवित रह पाते हैं, क्योंकि कोई भी जीव जंतु को बिना ऑक्सीजन के रहना मुश्किल होता है। ठीक है, तो जल में ये ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। अगला है, जल में तैरने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जल में तैरने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्लावक, पलायन, घुलनशील, या दाह्य पदार्थ? तो जो जल में तैरते रहते हैं उसको हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं या उत्प्लावक कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर उत्प्लावक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? आपको बताना है कि इसमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, देखिए जो चुंबक को अपनी ओर खींचता है, जो चुंबक को अपनी ओर खींचता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबक को अपनी ओर नहीं खींच सकता है उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण है या चुंबक को अपनी ओर खींच सकता है वो चुंबकीय है, और जो चुंबक को अपनी ओर नहीं खींच सकता है वो अचुंबकीय है। ठीक है, वो क्या है? अचुंबकीय है। क्लियर। तो अब देखिएगा इसमें कौन अचुंबकीय पदार्थ बताइए, तो आप इसमें डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, लकड़ी यह चुंबक को अपनी ओर खींच सकता है? नहीं, इसलिए यह अचुंबकीय पदार्थ है। प्लास्टिक यह चुंबक को अपनी ओर खींच सकता है? नहीं, नहीं खींच सकता है ना प्लास्टिक, तो ये अचुंबकीय पदार्थ है। फाइबर यह चुंबक को अपनी ओर खींच सकता है? नहीं खींच सकता, इसलिए अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, यानी इसमें जो ऑप्शन आए हुए हैं, लकड़ी भी अचुंबकीय पदार्थ है, प्लास्टिक भी अचुंबकीय है, फाइबर भी अचुंबकीय है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, कुछ पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है। कुछ पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, कुछ पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, घुलनशील, या चुंबकीय। ठीक है, जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं उसको? पारदर्शी पदार्थ के नाम से कहते हैं, क्योंकि पदार्थों को आर पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? कुछ पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, चुंबकीय, या घुलनशील पदार्थ। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ तो हो गया वह जिनको आर पार हम लोग देख सकते हैं, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा वह जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। प्रश्न मेरा भी यही था, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा। क्लियर हो गया ना, अपारदर्शी पदार्थ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचता है उन्हें क्या कहते हैं? चुंबक में एक गुण होता है किसी भी पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, घुलनशीलता, या घुलनशीलता। ठीक है,
तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है उसको देखिए हम लोग कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं उसको? चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगला है चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं? चुंबकीय, अचुंबकीय, दहनशील या घुलनशील। ठीक है। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच नहीं पाता है, यानी चुंबक भी रखा हुआ है और कोई पदार्थ भी रखा हुआ है और चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहा, तो वह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे यहाँ पर देखिए एक चुंबक मान लीजिए हमने रख दिया और यहाँ पर प्लास्टिक रख दिया या यहाँ पर फाइबर का पाइप रख दिया, तो ये चुंबक इसको अपनी ओर नहीं सटा पाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि यह अचुंबकीय पदार्थ है। अगर चुंबकीय पदार्थ होता तो ये सीधे इसमें टच कर जाता, आकर के इसके आकर्षण शक्ति से खींचा जाता। ठीक है। तो ये अचुंबकीय पदार्थ होता है जो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या सभी। लोहा देखिए चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या चुंबक लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। निकेल को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, कोबाल्ट को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है वो तो चुंबकीय पदार्थ है। आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ है, तो लोहा भी चुंबकीय है, निकेल भी चुंबकीय है, कोबाल्ट भी चुंबकीय है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन पारदर्शी पदार्थ है? इसमें कौन पारदर्शी पदार्थ है? आपको बताना है कि इनमें कौन पारदर्शी पदार्थ है। कांच, जल, वायु या सभी। ठीक है। तो इसमें जो पारदर्शी पदार्थ है वो आपका कांच भी है, जल भी है, वायु भी है। इनके हम एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, इसलिए इसको पारदर्शी पदार्थ हम लोग कहेंगे। सभी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कौन अपारदर्शी पदार्थ बताइए? अपारदर्शी पदार्थ इसमें कौन है आपको चेक करना है। लकड़ी, धातु, कूट या सभी। ठीक है। लकड़ी से भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं, कोई धातु में भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं, कोई कूट लेकर भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ठीक है। तो ये सभी अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो लकड़ी से भी आर पार नहीं देखा जा सकता है, धातु से भी नहीं और कूट से भी नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थ के आर पार देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ती है, कौन सा पदार्थ कहलाता है? ठीक है। कुछ पदार्थ में तो पूरे आर पार देख सकते हैं तो पारदर्शी है, कुछ पदार्थ के आर पार नहीं देख सकते हैं तो अपारदर्शी है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कुछ लौकता है और कुछ लौकता नहीं है, यानी बीच में पड़ता है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो पारदर्शी तो हम लोग समझ गए कि आर पार दिखाएगा, अपारदर्शी तो हम लोग समझ गए कि आर पार नहीं दिखाएगा, और पारभासी में जो है कुछ दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब धुंधला दिखाएगा। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, तो देखिए जो कागज़ है उसमें तेल लगा दीजिए, यानी तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, इसमें क्या दिखाई देगा, लेकिन धूमिल दिखाई देगा। क्या देगा? धूमिल दिखाई देगा। ठीक है। तो ये तेल लगा हुआ कागज़ जो है पारभासी का उदाहरण है। और अब देखिएगा यहाँ पर, तो आपको जिसे कांच घिसा हुआ कांच को आप घिस दीजिए ज़मीन में, तो ये भी दिखाई देगा लेकिन पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो ये भी आपका पारभासी पदार्थ का उदाहरण आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में देखिए, यह प्रश्न आ ही गया है, तेल लगा हुआ कागज़ किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कोई नहीं? तो पारदर्शी में तो पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए, अपारदर्शी में एकदम नहीं दिखता है, लेकिन पारभासी में कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखाएगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है। तो तेल लगा हुआ कागज़ में इसी प्रकार का होता है, तो तेल लगा हुआ कागज़ जो है पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन है? प्रकृति में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है। तो प्रकृति में सबसे हल्का तत्व जो है वो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? बहुत बार देखिए प्रश्न परीक्षा में आया है कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, हीरा या ग्रेफाइट। ठीक है। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा है। देखिए। ठीक है। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ अगर कोई है तो वो आपका हीरा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चमकदार पदार्थ का उदाहरण है, इसमें कौन चमकने वाला पदार्थ है बताइए? कागज, लकड़ी, कपड़ा या तांबा। तो चमकदार धातुओं में एक चमक होती है। ठीक है। इसलिए चमकदार पदार्थ के अंतर्गत यहाँ पर तांबा को आप लीजिएगा। पानी में तैरने वाली वस्तु कौन है? इसमें देखिए प्रश्न ये पूछा गया था, पानी में तैरने वाली वस्तु कौन है? पत्थर, सूखा पत्ता, सिक्का या लोहा। पत्थर क्या होगा? पानी में डूब जाएगा, सिक्का भी पानी के अंदर चला जाएगा, लोहा भी पानी के अंदर चला जाएगा,
सिर्फ तैरेगा तो कौन, सूखा पत्ता, इसलिए राइट आंसर इसका सूखा पत्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है लोहा, निकेल, कोबाल्ट या प्लास्टिक। अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, लोहा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए लोहा चुंबकीय पदार्थ है। निकेल लोहा को अपने ओर आकर्षित करता है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट चुंबक को अपने ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ है। अब अच्छा प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं करता है, इसलिए प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ में चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है आपका क्लास 6 का पार्ट 6 विज्ञान को हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद क्लास 6 का और भी चैप्टर देखेंगे। आपको बता दें इसके पहले आपको यहाँ पर क्लास 7, 8, 9, 10 का विज्ञान की समाप्ति कर दी गई है। अब उसको हम प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ करवाएंगे। बस 6 समाप्ति के बाद विज्ञान आपका समाप्त हो जाएगा। मैथ चल रहा है और इंग्लिश सेशन चल रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट और साथ में साथ आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो जाएगी 2-4 दिनों में। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और अपने साथ एक कैंडिडेट को जरूर लाइएगा। आपको बता देते हैं, यदि प्रैक्टिस सेट आपको अपना फ्री करना है तो 1 कैंडिडेट 2 कैंडिडेट को आप यहाँ पर लाइएगा, उस पर प्रैक्टिस सेट की आपकी कोई प्राइस नहीं लगेगी। तो आप जल्द से जल्द प्रयास कर लीजिएगा, 1-2 दिन में आप जितने लोगों को जोड़ सके जरूर जोड़ दीजिएगा, जिससे कि आपको अपना प्रैक्टिस सेट आसान पड़े और टेस्ट सीरीज भी आसान पड़े। धन्यवाद।